आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स, सर आप तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें सर ये इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टॉपिक कहां से आ गया सर? हम तो कुछ और पढ़ रहे थे। तो समझिएगा फ्रेंड्स, हमने कल तक के लेक्चर में पार्ट 1 जो है कंप्लीट करा है, जिसमें हमने ये समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स हैं वो एक स्टेट को बनाने या डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर फ्रेंड्स, आप सबके मन में क्या ये सवाल नहीं आता कि जो इंडिया हमारा आजादी के पहले था, जो पूरी तरह से क्या था, बिखरा हुआ था, जिसमें ढेर सारी प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें, रजवाड़े, राजा महाराजाओं के राज्य थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, राजपुताना, भोपाल। हाँ जी, आपने सही सुना, भोपाल भी एक रियासत थी, मैसूर, त्रावणकोर। तो हमारा भारत जो इस प्रकार से सैकड़ों भागों में बटा हुआ था, कैसे वो आज का, प्रेजेंट का यूनाइटेड इंडिया बन गया, जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कल हमने पावर्स तो पढ़ ली, पर इसी के साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ एक पार्ट और पढ़ना होता है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, जिसके द्वारा हमारा भारत जो सैकड़ों भागों में, पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसे इंटीग्रेट कर लिया गया, किसमें? एक सिंगल टेरिटरी में। अब फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मुझे बताइए, गुजरात में 3,500 मीटर की मूर्ति जो है, स्टैचू जो है, वो किसका खड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू जी का? महात्मा गांधी जी का? नहीं फ्रेंड्स, वो स्टैचू खड़ा हुआ है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इतना बड़ा स्टैचू बनाया गया, आखिर इस डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा क्या काम कर दिया? तो फ्रेंड्स, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा, हमारी कंट्री को क्या करा, इंटीग्रेट करा, यानी जोड़ने का काम किया। तो हमारा भारत जो सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे जोड़ा किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें उनका साथ दिया किसने? एक महान शख्सियत ने, जिन्हें हम कहते हैं बीपी मेनन। बीपी मेनन जो है उस समय के एक बड़े स्पेशलिस्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन और मिनिस्ट्रीज को लेकर। तो वीपी मेनन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना साथी बनाया और इंडिया को इंटीग्रेट करने का काम किया। अब इंडिया को इंटीग्रेट करने का काम जो किया गया है, ये अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, इसको 4 स्टेप्स में पढ़ा जा सकता है। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब रियासत, रजवाड़े वगैरह, ठीक है। सेकंड, यूरोपियन कॉलोनीज, एक्सेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज। अब एक्सेशन और यूरोपियन कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, जरा समझिए फ्रेंड्स। अब जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें फ्रेंड्स आप ये पढ़ेंगे कि इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी, उसमें कौन सी थी? पुर्तगाली। पुर्तगाली में भी 1498 में कौन आए थे? वास्को डिगामा। तो ये जो वास्को डिगामा इंडिया आए थे पुर्तगाल से, तो ये पुर्तगाल कहाँ आता है? यूरोप में आता है। और ये क्यों आए थे, ये आप इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद इनको अपनी मशीन्स के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स चाहिए था, तो उसकी तलाश में ये यूरोपियंस जो है इंडिया आए थे। पर यूरोपियन में भले ही पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पर पुर्तगाल के बाद सबसे पावरफुल जो है वो कौन हो गए थे? फ्रांस हो गए थे। जो फ्रांस है, जो आज आपको एक नॉर्मल नेशन दिखता है, वो वर्ल्ड वॉर के पहले एक वर्ल्ड लेवल की बड़ी पावर था, जर्मनी की तरह। पर वर्ल्ड वॉर ने फ्रांस और जर्मनी दोनों की इकोनॉमी को, और इस इंग्लैंड भी, इनकी इकोनॉमी को काफी कमजोर कर दिया। पर वर्ल्ड वॉर के पहले तक की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड ये यूरोपियन कॉलोनीज थी जिन्होंने इंडिया में बड़ा तगड़ा पैर जमा रखा था। आगे अभी और डिटेल में बात करेंगे इसी लेक्चर में। इसके अलावा अदर टेरिटरीज, जैसे कि हम बात करें, जो इनके भी कंट्रोल में नहीं थी, जो ना राजा महाराजाओं के कंट्रोल में थी और जो ना ही यूरोपियंस के कंट्रोल में थी। जैसे हम बात कर रहे हैं
लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो इस हमारा जो इंडिया का इंटीग्रेशन है, जैसा मैंने बताया 4 स्टेजेस में हुआ है। फर्स्ट, प्रिंसली स्टेट्स को हम पढ़ेंगे। सेकंड, यूरोपियन कॉलोनीज, पोर्तुगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, इनसे हमने इंडिया को कैसे फ्रीडम फ्री कराया, वो हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनको हमने कैसे कैप्चर करा, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो फ्रेंड्स हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि 1956 में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स थे। और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? 6 यूनियन टेरिटरीज थी। पर जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि आज इंडिया में प्रेजेंट में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, जो कि 14 का जस्ट क्या है? डबल है। तो मतलब हमारा जो इंडिया का नक्शा है वो बार बार क्या हुआ है फ्रेंड्स? चेंज हुआ है। उसमें स्टेट्स का नंबर बार बार क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो इसी रीऑर्गेनाइजेशन को हम कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। कल का हमारा टॉपिक ही रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का फ्रेंड्स मतलब समझिए क्या होता है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स समझिए, जब भी कोई घर बनता है तो उस घर की सीमाओं को तय करने में हमेशा क्या आती है? बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आप समझिए, जब भी हम किसी घर की रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराते वक्त क्या होता है? उस पे अलग अलग तरह के लोगों के दावे लगते हैं कि भाई ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, तुमने मेरी जगह हड़प ली वगैरह। तो किसी भी घर की अगर हम बात करें तो उसकी सीमाएं तय करने में हमेशा ही क्या आती है? दिक्कत आती है। पर एक बार अगर घर बन के तैयार हो गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है, नक्शा पास होना वगैरह। वैसे मैं थोड़ा ढंग का बना लेता हूँ भारत का नक्शा, पर ये डिजिटल पेन से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसी तरह से इंडिया भी दूसरी कंट्रीज या एक घर से कुछ अलग नहीं है। इसकी भी जो बाउंड्रीज हैं उनको डिसाइड करने में हमें बहुत ज्यादा क्या फेस करनी पड़ी? डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। जिसके बाद आपको प्रेजेंट का यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया जो है वो दिखता है, वो आपको क्या कहते हैं? सीन होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे ये इंडिया इंटीग्रेट हुआ। अब इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो स्टार्ट होती है 1947 से। 1947 में हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, यूरोपियन कॉलोनीज में उस वक्त सबसे पावरफुल कौन था? ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। तो इंग्लिश कॉलोनीज जो थी हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 ये वो डेट है जिस दिन सारे अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले गए थे। और जितनी भी टेरिटरीज अंग्रेजों के कब्जे में थी, ये देखिए ब्रिटिश इंडिया, जितनी भी जितनी भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी, ये सब अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? ये पेन चल रहा है मेरा ब्रिटिश इंडिया पर ही। ये सब अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। और इसके अलावा जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है, देखिए मैंने गोले से मार्क कर रखी है, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है, जितनी मैंने मार्क करी उतनी नहीं है, और भी हैं, पर एग्जाम्पल के तौर पे मेन मेन मैंने मार्क कर दी है। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन पर भी उन्होंने अपना क्या कर दिया था? अपना जो रूल था वो एंड कर दिया था। और प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया था कि आपके पास क्या है? 3 ऑप्शन है। सारी प्रॉब्लम प्रिंसली स्टेट्स को ये 3 ऑप्शन देने से स्टार्ट होती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद आप चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, आप चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या आप चाहें तो क्या रहें? इंडिपेंडेंट रहे। अब फ्रेंड्स एक चीज समझो, आपके पास एक घर है जो आपने कब्जा कर रखा है। अब व्यक्ति कह रहा है या तो आप इसको राम को दे दो, या तो आप इसको शाम को दे दो, या फिर आप ये घर अपने पास रखो। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे? भैया आपके अंदर की ग्रीडीनेस ये कहेगी कि ना मैं ये घर शाम को दूंगा, ना मैं ये राम को दूंगा, मैं इस घर को अपने खुद के पास रखूंगा ताकि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इन द सेम वे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राजवाड़े थे, जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, उन्होंने भी क्या डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। और यहीं से हमारे इंडिया का इंटीग्रेशन का किस्सा शुरू होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की और बीपी मेनन की यहीं से भूमिका शुरू होती है। अब फ्रेंड्स जरा एक चीज गौर से देखिए, ये जो मैंने जगह मार्क करी है, राजपूताना, भोपाल, हैदराबाद, मैसूर, स्पेशली जो मैं नाम ले रहा हूं,
राजपुताना, भोपाल, हैदराबाद, मैसूर। मुझे बताइए, क्या ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे इंडिया के बीचों बीच में स्टैब्लिश हो सकते हैं? सोच के बताइए। डेफिनेटली नॉट। ये कंट्रीज जो है, ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, ये इंडिया के क्या हैं, बीचों बीच में है। और आप कभी भी कोई ऐसा देश नहीं देखेंगे जो चारों तरफ से क्या हो, किसी ना किसी देश से घिरा हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर नॉर्मली आप ऐसा कोई देश नहीं देखेंगे जो चारों तरफ से किसी देश से क्या हो, घिरा हो, जिसकी अपनी खुद की सेपरेट कोई आइडेंटिटी ना हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो हैदराबाद जैसे स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, तो अधिकतर स्टेट्स क्या नहीं थे, इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इंडिया से क्या कर पाए, टक्कर ले पाए। तो इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद ये सब लगाकर क्या कर दिया, हमारे इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया। और आजादी के समय तक अगर हम बात करें, 552 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उनको एक करके उन्होंने एक इंडिया बना दिया। पर 552 स्टेट्स में से भी 3 स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया के 15 अगस्त 1947 के बाद भी आजाद नहीं हो पाए, ओ सॉरी, इंडिया का पार्ट नहीं बन पाए। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों स्टेट्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की आजादी के बाद भी हमारा एक बड़ा स्ट्रगल चला है इन तीनों स्टेट्स को इंडिया में मिलाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किसको फ्रेंड्स, कश्मीर को, क्योंकि हर व्यक्ति कश्मीर के बारे में जानना चाहता है। अब फ्रेंड्स हम अभी प्री लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो कश्मीर के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं। समझिएगा, जो कश्मीर है वहां पर अगर हम बात करें, मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी या किसकी है प्रेजेंट में, हम सब जानते हैं कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो क्या है, मुस्लिम है। पर आपको अगर मैं पूछूं कि कश्मीर के राजा कौन थे 1947 के अराउंड में, तो आपको ये जान के बड़ा ही हैरानी होगी कि जो कश्मीर के रूलर थे, राजा थे 1947 में, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम रूलर, ही वॉज अ हिंदू रूलर। हरि सिंह उनका नाम था। तो कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह थे, जो कि क्या थे, एक हिंदू रूलर थे। मतलब एक मुस्लिम स्टेट को एक हिंदू रूल कर रहा था। तो हरि सिंह को ये बड़ी ही चिंता थी कि वो क्या करे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम है और वो हिंदू हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, क्योंकि उनकी पूरी पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। पर हरि सिंह ने क्या डिसाइड करा, इंडिपेंडेंट रहना डिसाइड करा। बट उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो पाकिस्तान ने क्या करा, ये देखिए मेरा मार्कर चल रहा है, पाकिस्तान ने कबाइलियों से हमला करवा दिया। और ये कबाइली जो कबीले वाले लोग रहते थे, इनके हमले से डरकर हरि सिंह ने क्या करा, इंडिया को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने इंडिया के एक डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर साइन कर दिए। और साइन कर कर वो इंडिया का क्या बन गए, पार्ट बन गए। अब इसमें अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 26 अक्टूबर 1947। ये वो डेट है जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। अब एग्जाम्स में फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं प्री में कि कश्मीर इंडिया का पार्ट कैसे बना है, रेफरेंडम से, पुलिस एक्शन से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, नन ऑफ दीज से। तो हमेशा जवाब क्या रहेगा फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी एक डॉक्यूमेंट जिसपे साइन करके वो इंडिया का पार्ट बना है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने समझा, कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, मुस्लिम थी। कश्मीर की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम थी। और पॉपुलेशन के अलावा जो रूलर था वो क्या था, वो हिंदू था। पर इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंड्स जूनागढ़ की। तो जूनागढ़, यू विल बी वेरी पैसिनेटेड टू नो, जूनागढ़ की जो स्टेटस था वो इसका जस्ट रिवर्स था। जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन है फ्रेंड्स वो क्या थी, हिंदू थी। और वहां का जो रूलर था वो कौन था, मुस्लिम था। रूलर का नाम फ्रेंड्स याद कर लीजिए,
मोहम्मद महाबत खान जी। रूलर का नाम मैं लिख ही देता हूं, मोहम्मद महाबत खान जी दी थर्ड। तो ये मोहम्मद महाबत खान जी दी थर्ड जो हैं, ये एक रूस वहां के रूलर थे, बट ये एक अच्छे रूलर नहीं थे। ये बहुत ही एक अय्याश किस्म के रूलर थे। अब इनका जब रूल चल रहा था तो इनके ऊपर भी प्रेशर आया। अब प्रेशर आया इनके ऊपर कि जिस तरह कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात हो रही है, उस तरह आप जूनागढ़ को क्या करें, इंडिया में मिलाएं। पर आप समझिए, एक मुस्लिम रूलर पाकिस्तान में मिलना चाहेगा कि इंडिया में मिलना चाहेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान में मिलना चाहेगा, क्योंकि जूनागढ़ बहुत बड़ी स्टेट नहीं थी। ये देखिए जूनागढ़, तो इसका किसी ना किसी में, ये देखिए मैंने मार्कर से मार्क करा है जूनागढ़, इसका किसी ना किसी में मिलना बहुत जरूरी था। तो जूनागढ़ ने डिसाइड करा कि वो किस में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कायदे आजम के नाम से पुकारा जाता है, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। आपका होमवर्क है, आपको ढूंढ के लाना है, ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें कायदे आजम कहा जाता है, उनका नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो कल के लेक्चर में मैं ही बता दूंगा। अब इसके बाद अब समझिए, कायदे आजम ने इन्हें क्या करा, बकायदा पाकिस्तान में मिला लिया। अब पाकिस्तान में सुनिएगा ध्यान से, जूनागढ़, ये पोर्शन जो मैंने मार्क करा है, देखिए फिर से बता रहा हूं, ये देखिए पेन चल रहा है मेरा, ये पोर्शन को उन्होंने किस में मिला लिया, पाकिस्तान में मिला लिया। बकायदा ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया था। बट उसके बाद इंडिया ने क्या करा, इस जूनागढ़ को, मैं इधर ही रखता हूं, इस जूनागढ़ को चारों तरफ से क्या करा, ब्लॉक कर दिया। और जब जूनागढ़ को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया, तो उस समय जो राजा थे मोहम्मद खान जी, वो जूनागढ़ छोड़ के कहा चले गए, पाकिस्तान चले गए, कराची के महलों में चले गए। और तब जो है एक बेनजीर भुट्टो का आपने नाम सुना होगा, उसी से रिलेटेड मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, शाहनवाज भुट्टो। इनके हाथ में पूरे जूनागढ़ की कमान आ गई। जो रूल है, जो चार्ज है जूनागढ़ का, वो शाहनवाज भुट्टो के हाथों में आ गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज्यादा हेल्प मांगी, पर हम सब जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी तो कहां लगी हुई थी फ्रेंड्स, कश्मीर में लगी हुई थी। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भले ही कश्मीर को इंडिया को सौंप दिया था, बट स्टिल जो कश्मीर है उस पे हम जानते हैं हमारे क्या चल रहे थे, रेगुलर बैटल्स चल रहे थे पाकिस्तान के साथ, जो कि हम जानते हैं कि किसी ना किसी अनऑफिशियल फॉर्म में आज भी कंटिन्यू है। तो उस समय कश्मीर का जो मुद्दा था, कश्मीर का जो मुद्दा था, उसके कारण जो आर्मी थी वो पूरी की पूरी कहां पर फंसी हुई थी, वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे ही फंसी हुई थी। जिसके कारण जो क्या कहते कायदे आजम थे, ही वॉज अनेबल टू सेंड हेल्प टू जूनागढ़ स्टेट। तो जूनागढ़ को कोई हेल्प नहीं मिली, और अल्टीमेटली शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना दिया। बट किससे बनाया, रेफरेंडम से बनाया। अब फ्रेंड्स रेफरेंडम क्या होता है समझिए, रेफरेंडम एक प्रकार का क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें अगर हम बात करें, वोटिंग कराई जाती है, और वोटिंग में जो भी डिसीजन आता है वो मान लिया जाता है। रेफरेंडम का मतलब सीधे अक्षरों में एक वोटिंग कराई गई कि जूनागढ़ किससे मिलना चाहता है, इंडिया से कि पाकिस्तान से। तो इस वोटिंग में आपको ये सुनकर काफी हैप्पीनेस फील होगी कि 99% के लगभग वोटों से भाई पूरे जूनागढ़ ने क्या डिसीजन लिया, इंडिया को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा जूनागढ़। इसके बाद आइए फ्रेंड्स हैदराबाद पे। तो जो हैदराबाद है, इसके भी रूलर थे, और इसके रूलर जो हैं वो भी क्या थे, मुस्लिम थे। हैदराबाद की भी कंडीशन जूनागढ़ जैसी ही थी, पॉपुलेशन हिंदू थी, और रूलर जो है मुस्लिम थे। और रूलर का नाम जो है, जो वहां के निजाम रूलर थे,
उनका नाम जो है आपको याद होना चाहिए, असफ अली खान। असफ अली खान, एक सेकेंड, नाम काफी बड़ा है, उस्मान अली खान असफ जहा, हाँ, उस्मान अली खान असफ झा सेवंथ। ठीक है, ये नाम फ्रेंड्स आपको याद रहना चाहिए, एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। उस्मान अली खान असफ, मात्रा देखनी पड़ रही है मुझे, स्पेलिंग देखनी पड़ रही है मुझे, असफ झा, उस्मान अली खान असफ झा, ये हैदराबाद के रूलर थे। और हैदराबाद जो है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इंडिया की सबसे रिच स्टेट, इंडियाज मोस्ट रिच प्रिंसली स्टेट कोई और नहीं, हैदराबाद थी। हैदराबाद के पास 1 लाख रजाकारों की सेना थी। हैदराबाद हैज अ आर्मी ऑफ 1 लाख पीपल एंड इट वाज अ वेरी ह्यूज नंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंडिया मोस्ट रिच प्रिंसली स्टेट जो है वो क्या थी, हैदराबाद थी। सो हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट करना, हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाना वॉज नॉट इजी, क्योंकि हैदराबाद लगातार रिटेलिएट कर रहा था कि वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इस कारण जो है, आप देखिए, इंडिया के पूरी तरह से हैदराबाद सेंटर में था, उसके बावजूद वो इंडिया का एक लंबे समय तक पार्ट नहीं बना। बट एक चीज हम जानते हैं कि बुराई का अंत हमेशा निश्चित है। एबिल कैन नॉट एबिल एबिल ईविल कैन नॉट लिव फॉर सो लॉन्ग। तो बकायदा इस बुराई का भी क्या हुआ फ्रेंड्स, अंत हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो आवाम है, जो उनके सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक समय तक तो इसको बियर किया, पर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर हमला कर दिया, बकायदा इनको डिफीट करने के लिए आर्मी के द्वारा। बट ये जो हमला है, आप समझिए फ्रेंड्स, आर्मी को ऐसे ही कहीं भी भेज देना यूएन के नियमों के साफ खिलाफ है। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंटेलिजेंस लेवल देखिए, उन्होंने आर्मी भेजी, पर क्या कहा, हमने आर्मी थोड़ी भेजी है, हमने तो पुलिस भेजी है, ये तो एक पुलिस एक्शन है, ये तो एक पुलिस एक्शन है, पुलिस कार्रवाई है। तो उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस कार्रवाई तो कोई भी देश कर सकता है, जिसके कारण यूएन इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर पाया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ना होते तो आज हम एक भारत में नहीं, आज हम सैकड़ों भारत में जी रहे होते। और फ्रेंड्स, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो मध्य प्रदेश से मैसूर कर्नाटक, या मध्य प्रदेश से मैसूर मद्रास, या मध्य प्रदेश से पंजाब जाने के लिए भी फ्रेंड्स आपको वीजा लेना पड़ रहा होता। ठीक है, तो पुलिस एक्शन से इंडिया का इसको पार्ट बना लिया गया। तो जिस डेट को ये इंडिया का पार्ट बना, वो डेट आपको फ्रेंड्स याद होनी चाहिए, 18 सितंबर 1948। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। 5 दिन तक ये वॉर चला था, हैदराबाद और इंडियन गवर्नमेंट का। अब फ्रेंड्स, ये तीनों स्टेट जब इंडिया की बन गई, तो प्रिंसली स्टेट्स पे हमारा पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। पर फ्रेंड्स, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अभी हमने क्या करा है, 15 अगस्त 1947 को हमने जो इंग्लैंड की कॉलोनीज को इंडिया से बाहर करा है, हमने उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया है। बट स्टिल, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था, फ्रांस और पुर्तगाल, ये दो बड़ी कॉलोनीज आज भी इंडिया में थी। आज भी से मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये इंडिया में सरवाइव कर रही थी। क्योंकि आप समझिए फ्रेंड्स, ये पॉलिटी हम समझ रहे हैं, राजनीति समझ रहे हैं, किसी को भी आप ऐसे एकदम से उखाड़ के नहीं फेंक सकते। अगर आपको पेड़ को उखाड़ना है तो उसकी जड़ों को धीरे धीरे, रूट्स को आपको धीरे धीरे वीक करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अपरूट इट। तो जो फ्रांस है फ्रेंड्स, उसकी हम पहले बात करते हैं। फ्रेंच कॉलोनीज जो हैं, अगर जैसा मैंने आपको बताया, फ्रांस एक बहुत बड़ी पावर थी, पर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इंग्लैंड के साथ इनके कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे,
जिनमें इंग्लैंड ने इंडिया में अपना जो पैर है वो पूरी तरह से जमा लिया था, और जो फ्रांस है उसको बॉर्डर पे धकेल दिया था। किसमें? इन 5 टेरिटरीज के रूप में। ये फ्रेंड्स नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, या फिर मैं समझता हूं पुर्तगाली में लिखी होगी। इसका नाम फ्रेंड्स है यनम। ठीक है, मैंने ऊपर सही लिखा है। अब फ्रेंड्स एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया की इकलौती यूनियन टेरिटरी जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिया की इकलौती यूनियन टेरिटरी जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो ज्योग्राफिकली एक दूसरे से काफी दूर दूर है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका जवाब है पौंडीचेरी। असल में पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी खुद ही क्या है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। माहे, कराईकल, यनम और पौंडीचेरी खुद, जिसको हम अब पुडुचेरी कहते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों करा, 4 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना देते अगर बनाना ही था। तो फ्रेंड्स समझिए, आप आर्टिकल 139 से 142 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए, यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको बनाने के, यानी कि ऐसी टेरिटरीज जो सीधा सेंटर के कंट्रोल में हो, उनको बनाने के अपने रीजंस होते हैं। रीजंस ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, रीजंस पॉलिटिकल हो सकते हैं, या फिर जो रीजंस है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक या कल्चरल भी हो सकते हैं। तो इनको इनको एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाने का जो रीजन था वो क्या था फ्रेंड्स? कल्चर था। आप समझिए फ्रेंड्स, सैकड़ों सालों से यहाँ पर फ्रेंच पॉपुलेशन रह रही थी, तो इसके कारण जो फ्रेंच का कल्चर है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, इन टेरिटरीज में मिक्स हो गया था। और माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, यनम, इन चारों का कल्चर बिल्कुल क्या हो गया था, इंडो फ्रेंच मिक्स कल्चर हो गया था। आज भी फ्रेंड्स अगर आप इन यूनियन टेरिटरी में जाएंगे तो आपको एक बड़े नंबर में फ्रांसीसी लोग, जो फ्रेंच पीपल है, यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। तो इसलिए एक सिंगल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बनाई गई कल्चरल रीजन से। और इसके अलावा जो चंदर नगर है फ्रेंड्स, इसको वेस्ट बंगाल का पार्ट बना दिया गया। चंदन नगर को आप ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि वेस्ट बंगाल के हम जानते हैं कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, कोलकाता है। अब जैसे मुझे एक बात बताइए, हिस्टोरिकली जो इंदौर है उसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, या उज्जैन जहां से मैं बिलोंग करता हूं उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? डेफिनेटली यू ऑल विल से उज्जैन। उज्जैन अवंतिका एक हिस्टोरिकल लेवल पे एक बहुत ही ग्रेट सिटी रही है। और इंदौर तो अभी अभी नया नया इंडस्ट्रीज के कारण और अगर हम बात करें स्टडी हब के कारण जो क्या हुआ है, इतना ज्यादा एकदम से उठ गया है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें तो चंदर नगर जो है वाज अ फार ग्रेट सिटी देन कोलकाता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कोलकाता जो है वो ग्रो हो गया, और चंदर नगर का काम नाम जो है वो गायब सा हो गया। आप ये मान के चलिए अराउंड 50 किलोमीटर दूर है बस कोलकाता भी चंदर नगर से, जिस तरह इंदौर और उज्जैन 50-60 किलोमीटर्स दूर है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो पांचों जगह है, ये हमने फ्रांस से कैसे ली? एक ट्रीटी के जरिए, संधि के जरिए ली। ट्रीटी संधि समझिए, ये फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स का एक बड़ा तगड़ा डॉक्यूमेंट होता था, मतलब बड़ा ही तगड़ा जो है डिवाइस होता था रूल करने का। ब्रिटिशर किसी भी रूलर पे क्या करते थे, या किसी भी स्टेट पर क्या करते थे, अटैक करते थे। और अटैक करने के बाद वो उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद जो वहां का रूलर होता था उससे सिग्नेचर ले लेते थे डॉक्यूमेंट पे। और फ्यूचर में अगर वो वॉयलेट करता था उस ट्रीटी को, तो उसके ऊपर वापस से चार्जेस लगाते थे कि आपने हमारी ट्रीटी का क्या करा है, वॉयलेशन करा है। सो एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स ये ट्रीटी। तो हमने फ्रांस से क्या करा है, लीगल डॉक्यूमेंट जो है ट्रीटी करी है, जिसमें 1956 में ऑफिशियली हमने सारी फ्रेंच टेरिटरीज क्या करी है, अपने कंट्रोल में ले रही है। और फिर इसके बाद 1962 में पौंडीचेरी को क्या बनाया गया है फ्रेंड्स, बकायदा यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया की बना दिया गया है। और मैं ये भी बता देता हूं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन टेरिटरीज को क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब आप कहोगे फ्रेंड्स कल तो आपने पढ़ाया था सर
कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना होता है। ओ सॉरी, मैंने 14th गलत कह दिया है शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं सही कहा है मैंने। हाँ हाँ, सही कहा मैंने। तो कल तो सर आपने पढ़ाया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है किसी भी स्टेट को बनाने के लिए, और सर आज आप कह रहे हो कि फ्रांस को बनाने के लिए 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है। तो सर वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो समझिए फ्रेंड्स, जब किसी इंडिया की हम टेरिटरी की बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना, तो ऐसे में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है, इंडिया का ही पार्ट है। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ रहे हो। पर फ्रेंड्स आप जरा समझिए, ये जो माहे पुडुचेरी कराईकाल यनम थे, ये हमारे नहीं फ्रांस के अंडर में थे। तो हमें लीगली ये डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है कि अब से ये हमारे पार्ट्स हैं। तो इसलिए हमने फ्रांस और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को लीगली डिक्लेयर करने के लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किया है। और हम दूसरी कंट्री से, आप समझिए, इन चीज को, इन एरियाज को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हथिया रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जरूरी है, ताकि ये बताया जा सके कि आर्मी ये काम लीगली कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, फ्रांस आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं पुर्तगाल के ऊपर। पोर्तुगीज, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बड़ी मजेदार बात है फ्रेंड्स, कि अराइवल की अगर हम बात करें, सबसे पहली यूरोपियन कंपनी या सबसे पहली यूरोपियन कॉलोनी जो इंडिया में फॉर्म हुई वो पोर्तुगीज की थी। पर अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो सबसे आखिर में जो इंडिया छोड़ के गए वो भी कोई और नहीं था, पोर्तुगीज ही थे। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले यूरोपियन कॉलोनी किसने फॉर्म करी, पुर्तगाल ने करी। बट सबसे लास्ट में डिपार्चर भी किसका हुआ है, पुर्तगाल का ही हुआ है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, पोर्तुगीज के भी अपने क्या थे, रीजन्स थे जो उसके कंट्रोल में थे। ये सारे रीजन पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे। बट एक टाइम के बाद ये इन्होंने भी क्या हुआ, फ्रांस की तरह अपनी कई सारी कॉलोनीज जो है इंग्लैंड से बैटल में गवा दी। पर इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम तक भी इनके पास कुछ टेरिटरीज जो हैं कंट्रोल में थी, जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूं। ये देखिए, दमन, दादरा नागर हवेली और ये दीव, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया। दमन, दीव, दादर नागर हवेली और गोवा, ये वो टेरिटरीज हैं जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी पुर्तगाल के कंट्रोल में थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पुर्तगाल ने तो अपने इस रूल को वैलिडेट करने के लिए अपने खुद के, पुर्तगाल ने अपने, है ना, हमने नहीं, पुर्तगाल ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन तक में अमेंडमेंट कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया था कि ये सब तो हमारी क्या है, फॉरेन कॉलोनीज हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की, इंडिया में जो हमारा पार्ट है, थी और आगे भी बनी रहेगी। बट आप एक चीज समझिए, जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया इंडिया से, सो पोर्तुगीज उनके सामने कहां स्टैंड करते हैं, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस एज कंपेयर टू इंग्लैंड। तो पोर्तुगीज को भी क्या करा गया फ्रेंड्स, इनको भी बाहर निकाला गया। और इनको बाहर निकालने के लिए हमें आवाज उठाने की पहले जरूरत ही नहीं पड़ी। इनकी जो पॉपुलेशन है, दमन और दीव की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने खुद ही इनको पहले क्या करा, बॉयकॉट करा। और बाइकआउट करके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दमन दीव मैंने गलत बोल दिया, मुझे लग ही रहा था। दादरा नागर हवेली की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने ही क्या करा, इनको बॉयकॉट करा। और दादरा नागर हवेली की पॉपुलेशन जो है, उन्होंने ही सबसे पहले क्या करा, आउटक्राई बस्ट करा, बकायदा आवाज उठाना शुरू करी कि हम अब पोर्तुगीज के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, हम जो है इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। और इसी लड़ाई के कारण ये फाइनली 1961 में क्या हुआ, दादरा नागर हवेली इंडिया की यूनियन टेरिटरी के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ। पर फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर हम बात करें, दादरा नागर हवेली भले ही यूनियन टेरिटरी के तौर पे 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, पर इसको हमने अपने कब्जे में तो कभी ले लिया था, 1954 में ही ले लिया था। तो आप कहोगे फ्रेंड्स कि सर 1954 में अगर हमने अपने कब्जे में ले लिया था, तो फिर सर हमने तभी इसको यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बना दिया। तो फ्रेंड्स समझिएगा,
तब ये इंडिया की क्या था, एक्वायर्ड टेरिटरी था, मतलब हमने इसको अपने कंट्रोल में कब्जे में लिया था, पर ऑफिशियली ये हमारा नहीं था। पर 1961 तक क्या हुआ, हमारी यूनाइटेड नेशंस में लड़ाई चली, और यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी लड़ाई चली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारी जो लड़ाई चली, उसमें क्या हुआ, हमने दादर नगर हवेली को अपना पार्ट जो है वो साबित कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके जरिए इंडिया जो है उसका ऑफिशियल पार्ट बन गया दादर नागर हवेली। पर मेन स्टोरी तो फ्रेंड्स गोवा दमन और दीव की है। गोवा दमन और दीव की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पार्ट जो है ऑफिशियली छोड़िए अनऑफिशियली भी 1961 तक नहीं बन पाए थे। ये 1961 तक पोर्तुगीज के ही कंट्रोल में थे। पर जैसा कि हम जानते हैं, बुराई का और अत्याचार का, एक्सप्लॉयटेशन का अंत हमेशा होता है, और इनका अंत भी इन्हीं की गलती के कारण हुआ, जो कि हैदराबाद की तरह इन्होंने भी अपनी पॉपुलेशन को क्या करा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा, जिससे तंग आकर हमारे देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके ऊपर अटैक करने का डिसीजन लिया, जिसकी डेट आप मार्क कर लें, 18 दिसंबर 1961। और हम सब समझ सकते हैं कि पोर्तुगीज जो है कोई हैदराबाद जैसी बड़ी पावर तो था नहीं, और चूंकि पोर्तुगीज हैदराबाद जैसी बड़ी पावर नहीं था, इसलिए 18 दिसंबर 1961 को क्या कहते हैं अटैक करने के एक दिन बाद ही क्या हुआ, बकायदा पोर्तुगीज ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ, जो पोर्तुगीज है वो एक पोर्तुगीज जो है उनसे गोवा दमन और दीव क्या हो गए, फ्री हो गए। और हमने फिर उसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 12वें कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12वां सुधार करके इसे भी इंडिया की क्या करा, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। अब आप कहोगे सर सब कुछ ठीक है सर, पर ये गोवा यूनियन टेरिटरी कैसे हो गया? एज फार एज वी नो, गोवा तो एक स्टेट है। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, कल के लेक्चर में आप डिटेल में समझेंगे कि गोवा 1987 में स्टेट बना था। उसके पहले गोवा कुछ और नहीं था, इट वॉज जस्ट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं समझता हूं फ्रेंड्स आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक्सेशन ऑफ अदर टेरिटरीज टू इंडिया। अब फ्रेंड्स इसमें जरा समझिएगा, आप समझिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है फ्रेंड्स। आपने जो है प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन पढ़ लिया, आपने इंग्लैंड, तो अब इंग्लैंड से हमने कैसे इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया ये तो आप डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर उसके अलावा फ्रांस और पोर्टुगाल, उनसे हमने कैसे अपनी कॉलोनीज वापस ली ये हमने पढ़ लिया। पर इसके बाद भी फ्रेंड्स और भी ऐसी जगहें थी जो इन दोनों के कंट्रोल में नहीं थी, पर उनको भी अपने कंट्रोल में लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिनमें अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड अंडमान निकोबार और उसके अलावा लक्षद्वीप। अब आप कहोगे सर ये इतने छोटे छोटे से आइलैंड्स जिनकी अगर हम जमीन की भी बात करें तो वो भी क्या है, फर्टाइल नहीं है। सो व्हाट वाज द नीड ऑफ कैप्चरिंग दीज टाइप ऑफ अनप्रॉफिटेबल आइलैंड्स? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न साइड की, सो वी आर सराउंडेड बाय चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड की, नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, सो वी आर सराउंडेड बाय पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। सो एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमारे कंट्रोल में नहीं होते और चाइना के कंट्रोल में होते, तो फ्रेंड्स क्या होता, वॉर सिचुएशन में हम चारों तरफ से क्या हो जाते, घिर जाते। बकायदा इधर से हम पे पाकिस्तान हमला करता, नॉर्थ ईस्ट से पाकिस्तान हमला कर, नॉर्थ वेस्ट से पाकिस्तान हमला करता, नॉर्थ ईस्ट से चाइना हमला करता, साउथ ईस्ट से अंडमान हमला करता, साउथ वेस्ट से लक्षद्वीप हमला करता। सो ऐसी कंडीशन में इंडिया के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता। सो इसलिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इनका हमारे कब्जे में लेना बहुत जरूरी था। और अंडमान निकोबार ही फ्रेंड्स वो जगह है जहां पर अंग्रेजों की मशहूर जेल काला पानी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर है हम। हाँ,
ये स्टेटमेंट काला पानी के जेलर्स के बस ही कहा जाता है, हमारी जेल से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए जोक सपाट। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की स्टोरी तो समझेंगे फ्रेंड्स, बड़ी फैसिनेटिंग है। जो लक्षद्वीप है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, और लक्षद्वीप जो है उसकी अगर हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले ये ख्याल आया कि मैं लक्षद्वीप को क्या करूं, अपने कब्जों में ले लूं, ताकि ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लक्षद्वीप पर एक जहाज भेजा गया, और जहाज भेजकर बकायदा लक्षद्वीप में झंडा गाड़ दिया गया, और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि लक्षद्वीप जो है वो क्या है, वो इंडिया का पार्ट है। और उसी समय पाकिस्तानी सेना भी वहां पहुंच गई थी, बट सिंस जो है इंडिया ने पहले डिक्लेयर कर दिया था अपना पार्ट, तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो इंडिया से एक और क्या कहते हैं, एक और मुद्दे पर वॉर नहीं चाह रही थी। सो इसलिए उन्होंने स्टेप बैक कर लिया। पर फ्रेंड्स बड़ी मजेदार बात ये रही कि लक्षद्वीप जो है वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, तो कई सालों तक उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि वो इंडिया का पार्ट है। पर कई सालों के बाद जब वहां पर थोड़ी लिटरेसी आई, तब उन्हें समझ में आया कि हम तो 1947 के अराउंड में ही इंडिया का पार्ट बन गए थे। इट इज नॉट अ जोक, इट इज रियलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात होती है फ्रेंड्स सिक्किम की। सिक्किम जो है हम जानते हैं, कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि यहाँ पर चोग्याल्स का रूल था। 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको क्या करा था, एसोसिएट स्टेट, सहयोगी राज्य बना लिया था, एक तरह से इंडिया के एक्वायर्ड टेरिटरी बना लिया था। और 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रॉपर क्या बन गया, फुल फ्लेज्ड स्टेट, एक प्रॉपर स्टेट बन गया इंडिया का। अब आपका फ्रेंड्स मैं समझता हूं थोड़ा बहुत जो दिमाग है वो कंफ्यूजन से घूम रहा होगा कि सर कभी आप एक्वायर्ड टेरिटरी बोलते हो, कभी आप एसोसिएट स्टेट बोलते हो, इनमें डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स समझिए इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर स्टेट नहीं हो, यूनियन टेरिटरी नहीं हो, तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग आप अक्वायर्ड टेरिटरी हो, नथिंग एल्स। पर उसको क्या होता है, राजनीति की भाषा में पॉलिटिकली अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो एसोसिएट स्टेट जो है वो सिक्किम को दिया गया नाम है, जो फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और इसी के साथ क्या हुआ, सारी टेरिटरीज क्या हो गई, हमारे कब्जे में आ गई। पर समझिएगा फ्रेंड्स, इंडिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सब कुछ भले ही हमारे कब्जे में आ गया, पर समझिए घर भले ही बन के तैयार हो जाए, पर घर के अंदर बर्तन तो बचते ही रहते हैं। माँ बाप जो है बच्चे की कितनी ही चिंता करे, पर बच्चा बड़ा होके अपना अलग घर बसाने की तो सोचता ही रहता है। बहुएं जो हैं, बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं, बहुएं जब आती हैं तो वो घर को कई बार जो है तोड़ने की कोशिशें कर ही डालती हैं। तो उसी तरह से हमारा जो इंडिया हमारे पूरे कंट्रोल में आ गया 1961 में। इसके कंट्रोल में आने के बावजूद इसको क्या हुआ, इसको आज के प्रेजेंट इंडिया में बनने के लिए एक लंबा स्ट्रगल जो है झेलना पड़ा, जिसमें मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था 14 स्टेट से 29 स्टेट में हम क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। और इस पोर्शन से जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ये आज के पोर्शन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस एग्जाम में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेट पहले बना, कौन सा स्टेट बाद में बना, किस कमीशन ने बनाया, वगैरह वगैरह। तो ये फोर्थ पॉइंट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है, ये कल के लेक्चर में फ्रेंड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं आपसे इजाजत लगा लेता हूं। डेट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड कीप कमिंग। चलिए।